हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू trading-as-business.com और मैं हूं अंकित। आज हम देखने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक को जिसके बारे में आप सबने उसका नाम सुना ही होगा, टाटा स्टील। टाटा स्टील मार्केट का प्रोमिनेंट स्टॉक है और कहीं ना कहीं आप अगर ट्रेडर हैं तो आपने इस स्टॉक के अंदर मोस्ट प्रोबेबली ट्रेड जरूर किया होगा। तो देखते हैं आज हम टाटा स्टील, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि टाटा स्टील 18% रनअप के लिए रेडी है क्या। तो वो कौन से रीजन हो सकते हैं जिसके कारण हम ये बात कर रहे हैं कि ये स्टॉक क्या 18% का रनअप दे सकता है। उससे पहले मेरा डिस्क्लेमर ये है कि ये जो वीडियो बन रहा है इसमें जो भी आप देख रहे हैं उसे एज ए एजुकेशनल पर्पस ही देखें, समझें, और कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन, उसको बाय और सेल करने का डिसीजन आपका ही रहेगा। और जो भी आप करना चाहते हो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर के ही करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले, जैसे कि हम बड़े टाइम फ्रेम पे स्टॉक को देखना पसंद करते हैं कि क्या वो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर स्टॉक बुल ट्रेंड के अंदर है क्या। तो सबसे पहले टाटा स्टील का जब हम चार्ट देखते हैं यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली जो ट्रेंड लाइन नीचे से बन रही है वो अप ट्रेंड के लिए बन रही है, यानी कि स्टॉक लगातार अपवर्ड मूव के अंदर ही है। ओके, अब इसके अंदर हमें एक सेटअप दिखाई देता है कि यहाँ जो कैंडल दिख रही है आपको, ये जुलाई की कैंडल है। उसके बाद जब अगस्त के अंदर इसका प्राइस ट्रेड हुआ तो प्रीवियस मंथ के यानी जुलाई के इनसाइड ही अगस्त की कैंडल बनी, यानी कि एक इनसाइडर है। इनसाइडर कैंडल जो होती है ये बहुत अच्छा सेटअप होता है। ये कभी हम फिर जब किसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जब मैं आपको इसके बारे में पूरा डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी यहाँ पे जो ये सेटअप बन रहा है, इसके बाद में ये स्टॉक इनसाइडर कैंडल के और जो उसके प्रीवियस कैंडल है उसके हाई के ऊपर इस मंथ के अंदर ट्रेड करना शुरू हुआ है। तो सबसे पहले हम ऊपर से एक लाइन खींचते हैं कि जब ये स्टॉक एक नीचे से जब हमको दिख रहा है ये एक अप ट्रेंड में आ चुका है, लेकिन अभी क्या था, ये अपने हायर हाइस को नहीं निकाल रहा था। अभी ये हायर हाई नहीं लगा रहा था। अब क्या हो रहा है, ये स्टॉक इसको क्रॉस करते हुए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है जिसको आप क्लियरली देख सकते हैं कि सब मंथ के से आप चलो इसको डे टाइम के ऊपर, और यहाँ जब आप इसे देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड के अंदर जाता हुआ दिख रहा था हमें। बट अब क्या हुआ, यहाँ देखिए आप इस स्टॉक के अंदर हो क्या रहा था। सॉरी, यहाँ देखिए, मैं इसमें से ये ओके हाइलाइटर यूज करते हैं या मे बी सर्किल भी यूज कर सकते हैं। 1, देन उसके बाद में 2, देन उसके बाद 3 और उसके बाद में 4 टाइम ये यहाँ पे स्टॉक्स ने क्या किया है, इधर जाकर के रेजिस्टेंस लिया है। बट दिस टाइम क्या हुआ है, स्टॉक जब ऊपर निकला तो आप जानते हैं जब भी इस तरीके से स्टॉक ऊपर निकलता है, कभी भी डाउन ट्रेंड में रहता हुआ स्टॉक होता है, जब वो जैसे ही ऊपर निकलता है तो वो उसको एक बार रिटेस्ट करता है। अपनी इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने के बाद में ये स्टॉक वापस अपवर्ड मूव करना शुरू कर रहा है। तो एक तो ये रीजन है इस स्टॉक को जो मैंने आज पिक किया है इसके अंदर, कि ये स्टॉक जो है अपने ट्रेंड लाइन के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रहा है और अब ये अपवर्ड मूव के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तो अब हमने ये देखा कि इसने अपना एक पैटर्न चेंज किया है। तो पैटर्न चेंज करने के बाद में हमें ये पता होना चाहिए कि अब हमारा यहाँ पे टारगेट क्या होगा। अगर आप ट्रेडर हैं, जैसे कि मेरा माइंडसेट हमेशा क्लियर रहता है कि मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं कोई इन्वेस्टर नहीं हूँ। मैं किसी भी चीज में लंबे समय तक इन्वेस्ट करने के लिए बिलीव नहीं करता। वो मेरा अपना सिनेरियो है कि मैं किस स्टॉक को किस तरीके से पिक करता हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं इसको एज अ ट्रेडिंग समझ रहा हूँ कि मैं इसको एज अ ट्रेडिंग के लिए किस तरीके से लूंगा, और मुझे अपना टारगेट इसके अंदर अच्छे से पता है, क्योंकि ये एक जर की स्टॉक नहीं है, एक अच्छा स्टॉक है मार्केट का। तो इसीलिए हम इसको एज अ ट्रेडिंग लेने के लिए समझ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हम अपना टारगेट कैसे पिक करेंगे, कहाँ एंट्री करेंगे और किस तरीके से हमारा वो टारगेट कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको जो समझाया उसको अगर आपको समझ में आया होगा, तो अब हम आगे देखते हैं कि इसका टारगेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम एक लाइन लेते हैं और इसको एक ड्रॉ करते हैं
इसके रेजिस्टेंस पे। ये मैंने एक लाइन लिया और इसके रेजिस्टेंस पे ड्रॉ किया। तो अब आप इस स्टॉक के बिहेवियर को यहाँ से समझिए। जब ये स्टॉक नीचे से ऊपर आया तो इसी लाइन के पास आकर के इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर ये एक बार नीचे आया, फिर ये इसको ब्रेक करके ऊपर गया, बट जब ये नीचे आया तो इसी को रेस्पेक्ट किया। इसको रेस्पेक्ट करने के बाद इसने इसको ब्रेक किया और उसके बाद में इसने 2 बार ट्राई किया इसको ब्रेक करने का, फिर ये ब्रेक करके ऊपर निकला। देन उसके बाद अगेन टेस्ट किया और उसके बाद सीधा नीचे। अब ये वापस जाकर के इधर टकराया, फिर टकराया, और अब जब ये टकराया तो इसने ऊपर के लिए इसको ब्रेक किया। यानी कि जब ये ऊपर के लिए ब्रेक करता है तो ये अपने यहाँ तक के टारगेट के लिए एक बार निकलने की कोशिश करता है, पर ये तो टारगेट किस बेसिस पे था वो अलग चैप्टर है। अभी जो टारगेट बनेगा उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि अब वो कैसे बनेगा। तो वापस से मैं उसी लाइन पे आता हूँ। अब हम यहाँ देखते हैं ये जो लाइन बन रही है यहाँ पे एक बहुत अच्छा कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा है। तो एक तो मैंने आपको बताया था डाउन ट्रेंड का प्राइस बिहेवियर चेंज हुआ, उसके बाद अब जो इसके अंदर पैटर्न बन रहा है वो कप विथ हैंडल पैटर्न है, वो क्लियरली विजिबल है। ये देखिए आप, दिस इज अ कप और यहाँ पे पूरा एक हैंडल बन रहा है इस जगह पे। तो ये पूरा एक कप विथ हैंडल प्रॉपर तरीके से बन चुका है। उसके बाद इसने इसको ब्रेकआउट दिया है। जब इसने इसको ब्रेकआउट दिया है तो इसका वॉल्यूम देखिए आप किस तरीके से राइज अप होता हुआ आया है नीचे से, और ये बहुत अच्छे हैवी वॉल्यूम के साथ में इसने अपने इस पूरे रेजिस्टेंस को प्रॉपर तरीके से ब्रेक किया है। इसको अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो इस कैंडल को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं आप। अब वीकली चार्ट पे आप इसको समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है। वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे जब ये कैंडल बनना शुरू हुई थी वीक की, तो जहां से ये कैंडल स्टार्ट हुई थी जो इसका ओपन था वही इसका लो था। यानी पूरे वीक के अंदर इसके अंदर क्या चली है, बाइंग चली है। तो कोई भी स्टॉक जिसके अंदर पूरे वीक लगातार बाइंग चल रही है, जिसका लो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हुआ है पूरे वीक के अंदर, और हैवी वॉल्यूम के साथ में उसने क्या किया है, ब्रेकआउट दिया एक बुलिश कैंडल के साथ में। तो यहाँ पे जो पूरा प्रॉपर तरीके से कप विद हैंडल पैटर्न बना है उसका इसने ब्रेकआउट दिया है, बट अभी ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं आया है। हम ब्रेकआउट कंफर्मेशन जो मानते हैं वो सेकंड कैंडल पे मानते हैं। तो जब नेक्स्ट कैंडल हमारे इस हाई के ऊपर, जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके हाई के ऊपर ब्रेक करके क्लोज कर जाएगी, तब हम अपनी ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। अब आप सोचेंगे कि इसमें तो हमारा बहुत सारा प्रॉफिट निकल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। किसी भी ट्रेड की कंफर्मेशन होने के बाद ही हमें पता पड़ता है कि क्या उसके अंदर अब हम पोजीशन बनाने के लिए रेडी है, क्या उसके अंदर रियल के अंदर जो बुल्स हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं, या फिर ये कहीं फेक तो नहीं है। वैसे तो हालांकि जिस तरीके से वॉल्यूम इसके अंदर शो हो रहा है उस तरीके से ऐसा होना पॉसिबल रेयर लगता है, बट दिस इज स्टॉक मार्केट, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, पॉसिबिलिटी का गेम थोड़ा कम है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा चलती है। तो प्रोबेबिलिटी की वजह से हम पूरा इसका एक कंफर्मेशन देखेंगे, उसके बाद ही हम इसको बाय करेंगे। तो नेक्स्ट कैंडल इसको एक बार आप क्लोज होने दीजिए इसके ऊपर, देन उसके बाद अब हमारा टारगेट क्या रहेगा वो समझते हैं। और टारगेट समझने के लिए चलिए हम निकालते हैं इसके अंदर से इसका टारगेट। तो देखते हैं इसका क्या टारगेट रह सकता है। तो प्राइस रेंज लेते हैं हम। तो प्राइस रेंज लेने के लिए जो कप का जो लोअर पार्ट होता है हम उसको लेके आएंगे यहाँ पे, कप का जो लोएस्ट पार्ट होगा हम उसको उठा के लेके आएंगे यहाँ पे, और यहाँ से लेकर के इसको हम प्लॉट करेंगे और इसको उठा करके हम रखेंगे इसके ऊपर। जब इस लाइन के ऊपर हम रखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा टारगेट निकल के आ रहा है 146। यानी कि अभी जो जिस प्राइस पे ये स्टॉक चल रहा है वहां से 17% मतलब उसको तो क्रॉस कर चुका है, लेकिन 17% अब कप विथ हैंडल से देता है। और यदि जो हमें कंफर्मेशन मिलती है उसके बाद में क्या टारगेट बन सकता है हमारा, अराउंड 14%। यानी कि टाटा स्टील का जो स्टॉक है वो लगभग हमारे को 14% तक का रिटर्न देने के लिए अभी एक्चुअल में हमें एक एलिजिबल कैंडिडेट दिख रहा है। अगर हम इसके नंबर्स की बात करें तो अगर आप स्कैनर.com खोलेंगे, स्कैनर.in पे जाकर के अगर हम यहाँ लिखते हैं टाटा स्टील, तो आप अगर इसके नंबर्स देखेंगे तो कंपनी जो है वो एक
बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसकी सेल्स की ग्रोथ भी आती है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमको इसकी प्रॉफिट्स भी ग्रोथ होते हुए दिखते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि कंपनी जो है, जितना पैसा कंपनी मार्केट से लेकर के काम करती है उतना ही पैसा लगभग कंपनी के पास रिजर्व के अंदर अवेलेबल है। यानी कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत ही अच्छा है। कंपनी मार्केट के अंदर जितना भी प्रोडक्ट सेल करती है उसके एवज में वो बहुत अच्छा कैश कलेक्शन करने के अंदर भी कैपेबल है। वो भी हमें यहाँ दिखता है जब हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखते हैं। तो जितना कंपनी ने 2022 के अंदर सेल किया है लगभग उतना पूरा का पूरा पैसा वो मार्केट से रिकवर करने के अंदर कैपेबल भी रही है। अगर हम यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो यहाँ पे ये टाटा सन्स का प्रोडक्ट एक्चुअल में टाटा कंपनी है, तो इनके पास इतनी ही लगभग हर कंपनी के अंदर होल्डिंग्स रहती है। DIIs और FIIs की होल्डिंग्स भी काफी अच्छी है। तो इस बेसिस पे जिस तरीके से अभी रिसेंटली निफ्टी का जो सेक्टर है, स्टील सेक्टर जो है, मेटल सेक्टर जो है, ये बहुत बुलिश है अभी। तो निफ्टी स्टील सेक्टर बहुत बुलिश होने के कारण अगर हम सबसे अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करने की कोशिश करें तो हमें लगता है कि वो टाटा स्टील एक अच्छा परमानेंट प्लेयर है। तो उसको हम समझ करके यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से एक अच्छे रिटर्न के लिए इसके ऊपर एक बैट कर सकते हैं। बट फिर भी जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिसाइड करने के बाद ही लीजिएगा। ये मेरा एक एजुकेशनल व्यू है, चीज को समझिए, देखिए किस तरीके से कंपनी के नंबर्स उसके चार्ट को सपोर्ट करते हैं। जब हम नंबर्स देखते हैं तो हमें पता पड़ता है कि हमें क्या खरीदना है, और जब हम चार्ट देखते हैं तो हमें पता पड़ता है कि उसे कब खरीदना है। तो अभी हमको समझ में आ रहा है कि ये स्टॉक जो है वो एक अच्छे पोटेंशियली एक अच्छे टारगेट के लिए रेडी है। So this is my view, friends. Thank you so much for watching video.